हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BHIC 134 की बुक जिसका नाम है भारत का इतिहास 1707 से 1950 तक, इसके फर्स्ट यूनिट के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी कि आपको एग्जाम में अगर मुगल साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारक हैं या फिर क्या कारण है, ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको किस तरह से एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। तो ये हमारा इस यूनिट का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इससे पहले मैं इस यूनिट के एक और क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल। और आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हमारा क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य से रिलेटेड। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे, या फिर मुगल साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण थे। तो मुगल साम्राज्य क्योंकि एक शक्तिशाली साम्राज्य रहा है, तो इसीलिए इसका जो क्वेश्चन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन 18वीं सदी के पूर्वार्ध में ही होने लगा था, मतलब प्रकट होने लगा था, दिखाई देने लगा था 18वीं सदी के पूर्वार्ध में। स्टार्टिंग में जब 18वीं सदी हुई थी तो उसके स्टार्टिंग में पता चलने लगा था कि मुगल साम्राज्य जो है उसका पतन हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जब 1707 में औरंगजेब जो मुगल साम्राज्य के एक शक्तिशाली शासक थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद धीरे धीरे मुगल साम्राज्य जो था वो पतन की ओर धकेल रहा था एक तरह से। तो 1740 में नादिर शाह ने मुगलों की राजधानी दिल्ली नगर को तहस नहस कर दिया। तो उसके बाद से जो है मुगल साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो गया। 1761 में अहमद शाह अब्दाली के मुगलों ने नहीं बल्कि मराठों ने युद्ध किया। तो अहमद शाह अब्दाली जो था वो बाहर का शासक था अफगानिस्तान का, जिससे असल में तो मुगलों को लड़ना चाहिए था, मुगलों को युद्ध करना चाहिए था, लेकिन वो इतने ज्यादा कमजोर हो गए थे, इतने ज्यादा वीक हो गए थे कि मुगलों की जगह पर मराठों को उनसे युद्ध करना पड़ा। जबकि मुगल जो थे वो सेंट्रल पावर थी, लेकिन फिर भी मराठों को उनसे युद्ध करना पड़ा, क्योंकि मुगल जो थे वो काफी ज्यादा वीक हो चुके थे उस टाइम तक, 18वीं सदी में। 1883 में मुगल सम्राट ब्रिटिश शासकों का प्राप्तकर्ता बन गया। मुगल साम्राज्य के पतन के दो कारक या फिर कारण कह सकते हैं, दो कारण थे मुगल साम्राज्य के पतन के, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला कारण जो था वो मुगल साम्राज्य के पतन की आंतरिक, किसी भी साम्राज्य का जब भी पतन होता है तो दो कारण होते हैं उसके। पहला होता है आंतरिक कमजोरियां, दूसरा होता है बाहर के आक्रमण या फिर बाहर से किसी की कुछ भी वीकनेस होती है बाहर की, वो। तो आंतरिक कमजोरियां जो होती हैं वही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं वो, क्योंकि अंदर से लोग अपने शासन को या फिर साम्राज्य को कह सकते हैं खोखला कर रहे होते हैं। तो अब आंतरिक कमजोरियों के बारे में हम बात करेंगे। मुगलों की स्थायी राजनीतिक व्यवस्था को औरंगजेब की गलत नीतियों ने कमजोर कर दिया। लेकिन मुगल साम्राज्य के दो स्तंभ, सेना तथा प्रशासन, 1707 ईस्वी तक पूरी तरह सक्रिय थे। मतलब जो कहाँ गया, औरंगजेब जो एक शासक थे मुगल साम्राज्य के, उन्होंने कुछ ऐसी नीतियां बनाई जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य जो था वो कमजोर होने लगा था। लेकिन फिर भी उस वक्त तक भी, औरंगजेब के समय में भी, सेना, जो कि किसी भी साम्राज्य के दो स्तंभ के तौर पर हम देख सकते हैं, दो स्तंभ होते हैं, सेना और प्रशासन, तो ये मुगल साम्राज्य के दो महत्वपूर्ण स्तंभ थे। लेकिन ये फिर भी उस समय तक पूरी तरह से एक्टिव थे, पूरी तरह से कार्य हो रहा था, अच्छी तरीके से हो रहा था। तो फिर 1707 ईस्वी में औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो उनका उत्तराधिकारी, वो कमजोर उत्तराधिकारी था, जो भी बने होंगे उनके बाद, तो वो इतने कमजोर थे जिन्होंने युद्धों के कारण 1707 से 1719 तक दिल्ली में अव्यवस्था फैला दी। मतलब वो कमजोर शासक रहे, उनके उत्तराधिकारी, और 1707 से 1719 तक दिल्ली जो एक राजधानी थी मुगलों की, उसमें अव्यवस्था फैल गई पूरी तरह से। निजामुल मुल्क ने औरंगजेब के उत्तराधिकारी के समय में वजीर के पद से त्यागपत्र दे दिया। निजामुल मुल्क जो थे वो औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे, यानी कि औरंगजेब के बाद बनने वाले जो शासक थे मुगल साम्राज्य के, उनके वजीर थे निजामुल मुल्क। तो इतनी ज्यादा अर्थव्यवस्था फैल गई थी उत्तराधिकारी के समय में औरंगजेब के, कि उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, मतलब कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, और फिर 1724 में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो निजामुल मुल्क जो थे
उन्होंने रिजाइन करके अपने अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी, हैदराबाद चले गए थे। बंगाल, अवध और पंजाब ने भी इस पद का अनुसरण किया और साम्राज्य का उत्तराधिकारी राज्यों में विभाजित हो गया। मतलब धीरे धीरे जो पंजाब राज्य था, अवध था, बंगाल था, ये राज्य जो थे धीरे धीरे अलग होते गए मुगल साम्राज्य से, और इन्होंने अपने अपने जो मतलब जो भी जो लोग लेकर अलग हुए थे, बड़े नेता बोल सकते हैं हम उनको मुगल साम्राज्य के ही, वो उन्होंने अपनी अपनी सत्ताएं संभाल ली, अपने अपने साम्राज्य बना लिए, अलग अलग स्वतंत्र राज्य। छोटे सरदारों ने इसे विद्रोह का सूचक समझा और मराठों ने अपने साम्राज्य की स्थापना करनी शुरू कर दी। तो इस तरह से जो छोटे छोटे सरदार थे, उन्हें लगा कि अब विद्रोह हो रहा है, तो उन्होंने भी फायदा उठाया इससे, और जो मराठा थे उन्होंने भी इस स्थिति से फायदा उठाया, मुगलों की कमजोरी से उन्होंने भी अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना शुरू कर दी। अब ये तो हमारा पहला कारण होगा। दूसरा कारण होगा हमारा बाह्य आक्रमण। तो बाह्य आक्रमण में बहुत सारे मतलब आ सकते हैं कारण। बाह्य आक्रमण में बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे उन पे। तो एक्सटर्नल अटैक में सबसे पहले नादिर शाह की बात आती है। नादिर शाह जो कि एक ईरान का सम्राट था, ईरान का बादशाह था, उसने 1738 में और 1739 में भारत पर आक्रमण किया। उसने जल्दी ही लाहौर को जीत लिया तथा 13 फरवरी 1939 को करनाल में मुगल सेना को पराजित किया। साथ ही मुगल सम्राट, तो बाहरी आक्रमण या फिर बाह्य आक्रमण हम कह सकते हैं कि जो बाहर से हमारे देश के बाहर के जो देश थे, कंट्रीज थी, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये सब जो थे, तो इन लोगों ने भी उस पर भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था। साथ ही मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पकड़ लिया और दिल्ली को भी लूटा। तो इस तरह से नादिर शाह ने दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। शाही खजाने से 70 करोड़ रुपए लूट लिए, जिसमें धनी कुलीन की जमा पूंजी भी ना बच सकी। तो आपको समझ आ रहा होगा किस तरह से बाहरी आक्रमण की वजह से जो मुगल साम्राज्य था उसका एक तरह से पतन हुआ। वो उसको जो है एक तरह से हम कह सकते हैं इकोनॉमिकली भी उसको वो वीक हो गया इस वजह से, और सेना के तौर पर भी वो, शासन में भी, राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी वो कमजोर हो गया। उसने मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर भी लूट लिया। नादिर शाह के सेनापति के रूप में अहमद शाह अब्दाली बहुत महत्वपूर्ण हो गया। नादिर शाह की मृत्यु के बाद उसने अफगानिस्तान पर अपना शासन कायम किया। तो नादिर शाह की जब मृत्यु हो गई तो अफगानिस्तान पर भी अहमद शाह ने अपना शासन कायम किया, और फिर वहां से उसने धीरे धीरे भारत पर हमले करने शुरू कर दिए, जिसके बाद मराठों ने अहमद शाह से युद्ध किया था और उसके बाद वो यहाँ से चला गया था। तो मुगलों के पतन के काफी सारे कारण थे, जिसको इतिहासकारों ने अपने अपने तरीकों से बताया है। कुछ इतिहासकार हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, और उनका क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं या दृष्टिकोण कह सकते हैं कि वो क्या था, मुगलों के पतन के किस तरह से के क्या पतन के क्या कारण थे। तो अलग अलग इतिहासकार हैं। पहले इतिहासकार आएंगे बौद्धिक इतिहासकार। उनके अनुसार ऐसा, जो बौद्धिक इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि सम्राट तथा कुलीनों की व्यक्तिगत असफलताएं, उनके दुराचार एवं विलासिता में लिप्त रहना मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे। तो सम्राट जो थे और जो कुलीन लोग थे, वो उनकी व्यक्तिगत, वो हमेशा असफल हो रहे थे, अपने हर काम में असफल हो रहे थे। उनका जो व्यवहार था वो दुराचारी था, विलासिता में डूबे रहते थे। तो ये एक पतन का कारण हो सकता है मुगल साम्राज्य के, ये बौद्धिक इतिहासकार मानते हैं। इन इतिहासकारों ने मुगल शासन का चित्रण एक मुस्लिम शासन के रूप में किया है तथा मराठों, सिखों, बुंदेलों के विद्रोह को इस्लामी दमन के विरुद्ध हिंदू प्रतिक्रिया बताया है। तो जो मराठा थे, सिख थे और बुंदेल थे, उन्होंने जो विद्रोह किया मुगल शासन के विरुद्ध, तो ये मानते हैं कि ये मुस्लिम शासन था, इसलिए, और मुस्लिमों ने हिंदुओं पर आक्रमण किया, मतलब उनको दबाया था, तो इसलिए उन्होंने प्रतिक्रिया की, बस उस विद्रोह को वो प्रतिक्रिया मानते हैं। तो ऐसा बौद्धिक इतिहासकार मानते हैं। दूसरे आते हैं सतीश चंद्र और इरफान हबीब। तो सतीश चंद्र और इरफान हबीब काफी बड़े इतिहासकार हैं, और ये मानते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन का आर्थिक व्यवस्था के रूप में चित्रित करते हैं। मतलब कि आर्थिक रूप से जो मुगल साम्राज्य था वो कमजोर हो गया था, इसलिए उसका पतन हुआ एक तरह से। सतीश चंद्र और इरफान हबीब ये मानते हैं। अब सतीश चंद्र के बारे में पहले बात कर लेते हैं। सतीश चंद्र मानते हैं कि जागीरदारी व्यवस्था में संकट पैदा हुआ, जिसके कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। तो आपको पता ही होगा जागीरदारी व्यवस्था चल रही थी उस समय में, और उसी में संकट पैदा हो गया था, और फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था। तो ये सतीश चंद्र मानते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जागीरदार की
बहुतायत थी, लेकिन जागीरदारों की संख्या कम थी। मतलब जो जागीरदार होते थे उनके पास काफी सारी जागीरें होती थी, लेकिन उनकी संख्याएं जो होती थी वो कम होती थी, और गरीब लोग बहुत ज्यादा होते थे और जागीरदार कम होते थे, लेकिन फिर भी उनके पास इतनी सारी जागीरें होती थी। तो इसलिए मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। मुगल साम्राज्य में ऐसा देखने को मिलता है, ये सतीश चंद्र कहते हैं। अब इसके बाद दूसरे इरफान हबीब। इरफान हबीब कहते हैं कि मुगलों के अनुसार मुगलों के शासन में कृषि व्यवस्था और ज्यादा शोषणकारी हो गई थी। तो इरफान हबीब का मानना है कि जो कृषि व्यवस्था थी वो शोषणकारी व्यवस्था हो गई थी। जो किसान थे उनका शोषण हो रहा था, और सारा धन जो था ना, साधन सीमित हो गए थे। सारा धन जो जागीरदार थे उनके द्वारा लूटा जाता था, जिन पर दबाव ज्यादा बढ़ने लगा था। इसी कारण किसान विद्रोह होने लगे थे तथा साम्राज्य का स्थायित्व नष्ट हो गया था। तो किसानों की तरफ से विद्रोह हुए, इसलिए मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। तो ये सतीश चंद्र और इरफान हबीब का कहना था। अब तीसरे जो हमारे इतिहासकार आते हैं वो है कैम्ब्रिज। तो कैम्ब्रिज इतिहासकार मानते हैं कि मुगल साम्राज्य की पतन का कारण मुगल साम्राज्य की सफलता में निहित है, न कि असफलता में। इनके अनुसार जिन जमींदारों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया वे धनी थे, न कि गरीब किसान। अतः ये ही मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बने। इन जमींदारों को धनी व्यापारियों का भी समर्थन प्राप्त था, लेकिन इस मत को अब तक स्वीकारा नहीं गया। अब देखिए, ये आपको समझ में आगा कैम्ब्रिज वालों का। तो कैम्ब्रिज वाले ये मानते हैं कि मुगल साम्राज्य जो था उसने कुछ खास लोगों को विशेष अधिकार दे रखे थे, और जो वो धनी, और वो लोग कौन थे, वो लोग धनी थे। तो उन धनी लोगों को जो विशेष अधिकार दे रखे थे, उन्हीं लोगों ने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया। और विद्रोह उनकी तरफ से हुआ, धनी लोगों की तरफ से, जिनको मुगलों ने ही विशेष अधिकार दे रखे थे। तो ये लोग मानते हैं कि गरीब लोग जो थे या फिर किसान जो थे उनकी तरफ से जो विद्रोह हुए वो असल कारण नहीं था, बल्कि जो धनी लोगों को मुगलों ने ही अधिकार दे रखे थे वो असल कारण था। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो फिनिश हो जाता है, और इसका निष्कर्ष मैं आपको बता देती हूँ। फिलहाल हमारे लिए आर्थिक व्यवस्था का संकट ही मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे प्रमुख कारण है। तो आर्थिक व्यवस्था का पतन, आर्थिक व्यवस्था की वजह से जो संकट आया था, जो आर्थिक व्यवस्था में संकट आया था, वही सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। यानी कि सतीश चंद्र और इरफान हबीब ने जो कारण बताया वो सबसे ज्यादा सही कारण माना जाता है इन दोनों में, कैम्ब्रिज और बौद्धिक इतिहासकारों में। सो गाइस, ये वीडियो हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है फिनिश हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो उसमें सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के जीवंत केंद्रों के रूप में उभरते क्षेत्रों के संदर्भ में आप 18वीं सदी के शताब्दी या सदी को कैसे देखेंगे, इस क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे, इसके आंसर पर, उसके क्वेश्चन पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।